पीछे हमने बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति के बारे में जाना। यह भी जाना जब परमाणु के द्रव्यमान में क्षति हो, नाभिक के द्रव्यमान में क्षति होती है तो उससे बंधन ऊर्जा मिलती है, यानी नाभिक को बांधने के लिए आवश्यक ऊष्मा प्राप्त होती है। नाभिक के न्यूक्लियनों को बांधने के लिए जो ऊर्जा है उसे बंधन ऊर्जा, या ऐसे कह लें नाभिक के न्यूक्लियनों को अलग करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते थे? बंधन ऊर्जा कहते थे। तो बंधन ऊर्जा के बाद बात आती है नाभिकीय विखंडन। नाभिक में होने वाली कुछ क्रियाएं जानेंगे। इनमें से एक क्रिया है नाभिकीय विखंडन और दूसरी क्रिया है नाभिकीय संलयन। पहले हम पढ़ते हैं नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है इसको जाने सबसे पहले। न्यूक्लियर फ्यूजन, जब कोई एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में या अधिक नाभिकों में क्या हो जाता है? टूट जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। विखंडन माने टूटना नाभिक का। जब कोई एक भारी नाभिक दो हल्के या दो से अधिक हल्के नाभिकों में क्या हो जाता है? टूट जाता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। या हम ऐसे कह लें, जब कोई भारी नाभिक दो लगभग समान आकार के नाभिकों में टूट जाए तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन का उदाहरण जरूर समझें। उदाहरण में हमने यूरेनियम 235 लिया या 238 लिया। यूरेनियम 92, यूरेनियम 238। 92 क्या है? परमाणु क्रमांक। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 है और परमाणु भार कितना है? 238 है। तो यूरेनियम 238 लिया। जब इस पर एक हमने न्यूट्रॉन, यह किसका संकेत है? न्यूट्रॉन। कुछ संकेत हम यहां समझ लें। अगर प्रोटॉन का संकेत कहते तो 1H1 लिखते हम। प्रोटॉन का संकेत कहते तो 1H1। न्यूट्रॉन बीटा, बीटा के लिए 1, जो बीटा कण है, बीटा कण का संकेत है। जो प्रोटॉन का संकेत है। अगर +1 बीटा 0 लिखते तो ये पॉजिट्रॉन है। क्या है? पॉजिट्रॉन, यानी इसे इलेक्ट्रॉन भी कहते, पॉजिट्रॉन। ठीक है। अगर 0N1 न्यूट्रॉन, ये क्या है? न्यूट्रॉन है। तो इस प्रकार ये इनके संकेत हैं। गामा फोटोन, गामा बनाएंगे, इसे क्या कहेंगे? गामा फोटोन। इसे जरूरत पड़ेगी गामा फोटोन। हीलियम 2He4। ठीक है। यह शब्द हमें एल्फा पार्टिकल या एल्फा नाभिक तो हम हीलियम कह सकते हैं। तो यह सब कण हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो इन शब्दों को आप पहचाने बिल्कुल ध्यान से। चलो, हमने क्या कहा? अपने नाभिकीय विखंडन पर थे। जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन के उदाहरण के लिए हमने कहा यूरेनियम 235 लिया। इस पर हमने क्या किया? एक न्यूट्रॉन डाला और जैसे ही इसमें हमने न्यूट्रॉन को आपतित किया तो यह दो खंडों में क्या हो गया? टूट गया। एक बेरियम बना, एक क्रिप्टन बना, साथ में हमें कुछ न्यूट्रॉन मिले, साथ में हमें ऊर्जा मिली। बेरियम 56 था, 148, 36, 88, जोड़ लो इन्हें ऊपर, 8 8 16, ये हो गए 39 ऊपर, 239, इन्हें जोड़ लो, 148, 88 और ये 3 बनेंगे तो 3 ये जुड़ गए। कितने आ गए? 3 हो गए। यानी ऊपर वाले टोटल सही है। नीचे का जोड़ के देख लो, 92 है, 56 और 36, ठीक है ना? तो 92, यानी संतुलन में होनी चाहिए क्रिया। ऊपर के परमाणु भार बराबर इस तरफ के बराबर उस तरफ होना चाहिए, तभी क्रिया संतुलन में होती है। तो हमने क्या किया? यहाँ पे यूरेनियम पर एक हमने न्यूट्रॉन डाला, मंदगामी न्यूट्रॉन डाला। जैसे ही इस पर डाला न्यूट्रॉन तो यह क्या हुआ? एक भारी नाभिक में टूटा होगा पहले,
मालूम वो क्या बना होगा? अगर हम उसको और क्लियर कर दें, यूरेनियम ही बना होगा 239 और ये 92, लेकिन ये अस्थायी होने के कारण तुरंत दो नाभिकों में क्या हो गया होगा? टूट गया होगा। इस स्टेप को हमने यहाँ से क्या कर दिया? हटा दिया और सीधा लिख दिया कि जैसे ही यह न्यूट्रॉन इसके नाभिक में पहुंचा तो नाभिक कितने भागों में टूट गया? दो भागों में टूट गया। एक बेरियम बना, एक लगभग उसी आकार का क्रिप्टन बना, बेरिलियम क्रिप्टन बना, साथ में न्यूट्रॉन बने और क्या बनी? ऊर्जा। जो यह ऊर्जा थी ये लगभग 190 MeV के आसपास थी। हाँ, 190, 198, 200 MeV तक लिख सकते हैं। अलग अलग पार्टिकल से लगभग इतनी ऊर्जा हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। तो जनरली 190। तो इस प्रकार यह जो क्रिया है ये नाभिकीय विखंडन की क्रिया को क्या कर रही है? व्यक्त कर रही है। क्या कहा हमने? सिंपल सी बात कही कि जब यूरेनियम पर क्या गिरा? न्यूट्रॉन गिरा। तो न्यूट्रॉन जब गिरा मंदगामी तो इसने बेरियम क्रिप्टन पर टूटा, बेरियम टूटा, क्रिप्टन टूटा, साथ साथ 3 न्यूट्रॉन मिले और 3 न्यूट्रॉन के साथ हमें क्या प्राप्त हुई? ऊर्जा। यह क्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन की क्रिया कहलाती है। नाभिकीय विखंडन क्या कहा? जब किसी नाभिक को दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की क्रिया नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन इसके अपोजिट होगी। दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाएंगे, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन। क्योंकि इस टॉपिक में, इस भाग में हम नाभिकीय विखंडन पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है। अब नाभिकीय विखंडन की क्रिया एक श्रृंखला अभिक्रिया है। पहले हम इस टॉपिक को समझ लें। नाभिकीय विखंडन की क्रिया एक कौन सी क्रिया है? श्रृंखला अभिक्रिया है। पहले इसी लाइन को समझें। श्रृंखला अभिक्रिया कैसे है नाभिकीय विखंडन, इसे समझें। हमने कहा जब यूरेनियम पर हमने मंदगामी न्यूट्रॉन डाला, जैसे ही न्यूट्रॉन डाला इसके नाभिक ने इसे क्या किया होगा? अवशोषित किया होगा और इसका नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटा। साथ साथ कितने न्यूट्रॉन बनाए? 3 न्यूट्रॉन बनाए। इन न्यूट्रॉनों को फिर मंदगामी कर लें, ये आगे फिर विखंडन 3 न्यूट्रॉनों को। मीन्स हम इसे एक चित्र द्वारा समझ लें। यूरेनियम है हमारे पास 238, इस पर हमने क्या आपतित किया? न्यूट्रॉन डाला। ये जैसे ही न्यूट्रॉन इस पर गिरा तो यह कितने भागों में टूटा? दो भागों में। Ba बना 148, 56 कहेंगे यहाँ। क्रिप्टन बना 36, 88 बन गया। साथ में कितने न्यूट्रॉन बने? 3 न्यूट्रॉन बने। एक न्यूट्रॉन, यह 3 न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम पर गिरे। साथ साथ क्या मिली थी हमें इसके साथ? ऊर्जा। ये वाला जो साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी, ऊर्जा को। साथ साथ हमें ऊर्जा मिल रही, कितने MeV ऊर्जा मिल रही है विखंडन में? 190 MeV के आसपास। 200 भी हो सकती है, 199 भी हो सकती है, 198। ये तो कैलकुलेशन जब करोगे जो मान दिए जाएंगे इनके तब उससे कैलकुलेशन पे आई। लगभग औसतन लिख दी हमने। अब जैसे ही ये न्यूट्रॉन थे, ये न्यूट्रॉन आगे वाली क्रिया में पहुंचे, मीन्स आगे 3 यूरेनियम पर गिरे तो यह फिर टूटा होगा किस पर? बेरियम। साथ साथ ये किस पे टूटा होगा? क्रिप्टॉन। साथ साथ कितने न्यूट्रॉन मिले होंगे? 3 न्यूट्रॉन, 0n1, 0n1, 0n1। साथ में ऊर्जा मिली होगी हमें। फिर ये वाला भी Ba, Kr, 3 न्यूट्रॉन, ऐसे ये भी टूटा होगा। Ba, Kr, 3 न्यूट्रॉन। अब इधर भी ऊर्जा मिली होगी। देख रहे हैं हम, एक चेन तैयार हो गई। पहले एक न्यूट्रॉन डाला नाभिक पर, एक से कितने मिले? 3 नाभिकों को विखंडित किया। 9 जाएंगे आगे 27, आगे डालेंगे 81, 243, 729। इस प्रकार यह क्रिया क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी और यह एक चेन, एक श्रृंखला में क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार नाभिकीय विखंडन की क्रिया एक श्रृंखला अभिक्रिया है। अगर कभी पूछ लिया जाए नाभिकीय विखंडन की क्रिया सिद्ध करो, श्रृंखला अभिक्रिया है, तो हम सिंपल सी बात करेंगे। पहले कहेंगे जब यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन डाला जाता है तो यह यूरेनियम
विलयन क्रिप्टन में टूट जाता है, जिससे साथ में हमें कितने न्यूट्रॉन मिले, 3 न्यूट्रॉन मिले। यह 3 न्यूट्रॉन आगे 3 नाभिकों का विखंडन करेंगे, जिससे हमें 9 प्राप्त हुए। 9 से फिर आगे 9 नाभिकों का विखंडन होगा। यह क्रिया चलती जाएगी और लगातार बढ़ती है। नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया लेकिन 2 प्रकार की है। एक है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, दूसरी है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। यानी नाभिकीय विखंडन की जो श्रृंखला अभिक्रिया है वह भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है नियंत्रित और एक होती है अनियंत्रित। जो चित्र बना है वो अनियंत्रित है, यानी हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। पल भर में इनकी संख्या बहुत ज्यादा विखंडन की होगी। एक नाभिक के विखंडन से 190 MeV, यहाँ 190 गुणा 3 MeV, फिर यहाँ 9 का गुणा हो जाएगा 190 में। देख रहे हो, पहले विखंडन हुआ एक नाभिक का, कुछ ही क्षण में उसके आगे 3 का हो गया, 3 से 9 का, से 27 का, 81 का, इस प्रकार से 243, 729, यह क्रम क्या हो गया, चलता रहा, बढ़ता गया। यह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। इसमें न्यूट्रॉनों को नियंत्रित नहीं किया गया। यह प्रत्येक न्यूट्रॉन जो उत्पन्न हो रहा है वो आगे विखंडन करते जा रहे हैं, इसलिए इसे अनियंत्रित और इस प्रकार की श्रृंखला अभिक्रिया पल भर में प्रचंड रूप धारण कर लेगी और इतनी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी कि इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग हम केवल जनहानि, आर्थिक हानि में ही कर सकते हैं। यानी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का चित्र बना जी आपके सामने। क्या कहा, सबसे पहले हमने इसमें सिंपल सी बात कही, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की श्रृंखला अभिक्रिया हो सकती नाभिकीय विखंडन की, एक अनियंत्रित, दूसरी नियंत्रित। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होगा, जैसे ही नाभिक पे किसी भारी नाभिक पर कोई न्यूट्रॉन गिरा तो वह 2 हल्के नाभिकों में टूटा, साथ साथ न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। इनके बढ़ने के कारण यह क्रिया लगातार बढ़ती चली गई और पल भर में प्रचंड रूप धारण कर लेगी। इससे ऊर्जा इतनी अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होगी कि बहुत सारी ऊर्जा अचानक हमें क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, जिसका प्रयोग हम केवल विस्फोट के रूप में कर सकते हैं। तो इस पर बनाया गया परमाणु बम। तो इसमें हम सीखेंगे परमाणु बम बनाना सीखेंगे, जिसे हम नाभिकीय बम कहते हैं, जिसे हम नाभिकीय बम कहते हैं। परमाणु बम लिखा जाता है लेकिन नाभिकीय बम होता है वास्तविकता। अगर हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया करना चाहेंगे तो क्या होगी वो समझो। यहां से न्यूट्रॉन गिरे, इसका विखंडन हुआ, 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए। इन 3 में से कुछ न्यूट्रॉन हम क्या कर लें, अवशोषित कर लें। क्या कर लें, इसके लिए हमने कैडमियम की छड़ें लगा दी। कैडमियम की छड़, जैसे ही कैडमियम की छड़ लगा ली, इसने कुछ न्यूट्रॉनों को क्या कर लिया, अवशोषित। मान लो 2 न्यूट्रॉनों को क्या कर लिया उसने, अवशोषित कर लिया, इन 2 को। अब कितना विखंडन होगा केवल, फिर हमने 2 अवशोषित कर लिए, फिर 1 का विखंडन होगा। यह क्रम क्या होता जाएगा, चलता रहेगा। ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हो जाएगी। यानी जब नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कर लें, हम नियंत्रित कर लें, तो विखंडन की क्रिया नियंत्रित हो जाएगी और यह चैन लगातार। इसमें फिक्स ऊर्जा है, यहाँ कितने MeV ऊर्जा मिली, 190, यहाँ कितने मिली, 190 MeV। फिर अगले विखंडन में 2 रोक लिए, 190। हर समय हमें फिक्स ऊर्जा क्या होगी, प्राप्त होगी। जब नियमित ऊर्जा प्राप्त होगी तो उस ऊर्जा का प्रयोग हम अच्छे कार्यों में कर सकते हैं। विद्युत उत्पादन, कारखाने चलाना, यानी ऊर्जा हमें कांस्टेंट रूप से प्राप्त हो रही। जब कांस्टेंट ऊर्जा होगी तो हम उसको सही से प्रयोग कर पाएंगे। तो इसका उदाहरण होगा तुम्हारे पास परमाणु भट्टी या नाभिकीय भट्टी। नाभिकीय भट्टी तो 2 हमने श्रृंखला अभिक्रिया तो है, लेकिन 2 प्रकार की है, एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, दूसरी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित में नाभिकीय विखंडन की क्रिया नियंत्रित नहीं होगी। जो न्यूट्रॉन आते जाएंगे वो विखंडन आगे करते जाएंगे और पल भर में प्रचंड रूप धारण कर लेंगे, उसे कहेंगे हम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। दोनों के चित्र सामने थे। अनियंत्रित के लिए इसके पहले वाला बनाते, नियंत्रित में हमने इन्हें क्या कर लिया, न्यूट्रॉनों को
कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया, जिससे न्यूट्रॉनों की संख्या फिक्स रह गई। और जब फिक्स रह गई तो अब यहाँ एक और समस्या आती नाभिकीय विखंडन की क्रिया में कि न्यूट्रॉन मंदगामी होने चाहिए या तीव्रगामी होने चाहिए, यह क्वेश्चन है। यानी नाभिकीय विखंडन में कुछ जटिलताएं हैं, कठिनाई हैं, उन कठिनाइयों को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। ये तो हम इतना जान गए नाभिकीय विखंडन क्या है। जब कोई एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन के उदाहरण यूरेनियम 238 92 यूरेनियम 238 पर न्यूट्रॉन डाला, बेरियम बना, क्रिप्टन बना, साथ में 3 न्यूट्रॉन मिले और क्या मिली, हमें ऊर्जा मिली। यह क्रिया एक श्रृंखला क्रिया है, क्योंकि इसमें एक न्यूट्रॉन अवशोषित होने के पश्चात, विखंडन के पश्चात कितने मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ये लगातार आगे क्रिया क्या करते जाएंगे, बढ़ाते। जरूरी नहीं तीनों के तीनों नाभिकीय विखंडन की क्रिया करें। अब इस लाइन को सुने, ऐसा क्यों? यह जो न्यूट्रॉन है यह तीव्रगामी न्यूट्रॉन है, इन्हें हमें मंदगामी करना होगा। इन्हें हमें क्या करना होगा, मंदगामी करना होगा। तो हम इन्हें मंदगामी भी करेंगे अभी आगे। नाभिकीय विखंडन में जो थोड़ी सी दिक्कत आती है कि अगर नाभिकीय विखंडन की क्रिया, फिलहाल ये एक श्रृंखला क्रिया है, आगे बढ़ते जाएगी क्रम, मंदगामी वातावरण में होते रहते हो, विखंडन तेजी से प्रारंभ हो जाता है। नियंत्रित कर लेंगे तो उससे ऊर्जा में नियमित रूप से मिलेगी और नियमित ऊर्जा का हम उपयोग कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें नियमित ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम उस ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते। हमें विद्युत आ रही है, फिक्स आ रही, वह ऊर्जा नियमित है, इसलिए हम उसको क्या कर पा रहे हैं, प्रयोग कर पा रहे हैं। अगर ऐसा होता विद्युत ऊर्जा हमारे घरों की सप्लाई अचानक बढ़ जाए, अचानक घट जाए, क्या एपरेटर्स चला पाते? आंसर नहीं, सब फ्यूज हो जाते। तो हम केवल नियमित ऊर्जा का ही प्रयोग कर सकते हैं, अनियमित ऊर्जा का नहीं। तो हम यहाँ पर नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया बनाएंगे और अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया से हम विस्फोटक पदार्थ बना सकते हैं। तो दोनों वैज्ञानिक वरदान है तो अभिशाप भी है। बात कथन सही है। अगर हम इसी क्रिया को अच्छे कालों में भी प्रयोग कर पा रहे हैं और बुरे कालों में। चले आगे को, नाभिकीय विखंडन की कठिनाइयां हैं कुछ, उन कठिनाइयों को समझे पहले। तो नाभिकीय विखंडन की कठिनाइयां, कठिनाइयों की बात करें तो नाभिकीय विखंडन में कठिनाइयां क्या है? सबसे पहली, नाभिकीय विखंडन में क्या क्या कठिनाई है? सबसे पहली बात, नाभिकीय विखंडन की क्रिया के लिए जो न्यूट्रॉन है, या ऐसे करें जो न्यूट्रॉन है वह अगर 1 MeV से कम ऊर्जा का होगा। कितने MeV से? न्यूट्रॉन की ऊर्जा अगर 1 MeV से कम होगी तो वह यूरेनियम नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा और नाभिकीय विखंडन की क्रिया नहीं होगी। क्या कहा? अगर 1 MeV से कम ऊर्जा है, न्यूट्रॉन की 1 MeV से कम ऊर्जा है, तो वह क्या होगा? अगर हम बात करें, अगर न्यूट्रॉन की ऊर्जा 0.03 eV से अधिक है, कौन सा मान ज्यादा है इसमें? ये वाला ज्यादा है, यानी ये मंदगामी न्यूट्रॉन है। लेकिन इससे अधिक है ऊर्जा, इससे अधिक ऊर्जा है और इससे कम है, तो क्या होगा? इसके नाभिक में ये प्रवेश नहीं करेगा और नाभिकीय विखंडन की क्रिया नहीं करेगा। जब ऐसी स्थिति है तो हमें पहली चीज तो न्यूट्रॉनों की ऊर्जा नियमित करनी। अगर इनकी ऊर्जा नियमित नहीं होगी तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया नहीं होगी। यह वाला न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 का तो विखंडन कर देगा, लेकिन यूरेनियम 238 का विखंडन नहीं कर पाएगा, उसके नाभिक में ही नहीं पहुंच पाएगा जी। जब ये पहुंच ही नहीं पाएगा तो नाभिकीय विखंडन की यूरेनियम 235 का विखंडन कर देगा। तो हमारे पास जो यूरेनियम 235 है, हम उसका विखंडन करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इसका विखंडन, तो अब हमें पास है कौन सा यूरेनियम, पहले इसको समझें। हमारे पास जो यूरेनियम है वो यूरेनियम 235 भी है और यूरेनियम 238 भी है। यानी जो खदानों में या जो खनिज पदार्थ है वो यूरेनियम है। वह यूरेनियम कितनी चीजों से मिलकर बना? उसी में मिला है यूरेनियम 235 और भाई उसी में जोड़ा है यूरेनियम 238। इसका भी 92 है परमाणु क्रमांक, यानी ये आइसोटोप है। आइसोटोप मीन्स समस्थानिक है, परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार
अलग अलग, यानी यूरेनियम के आइसोटोप मीन समस्थानिक हो गए ये यूरेनियम 92, 235, 238। जब ये आइसोटोप है मीन समस्थानिक है तो इनके गुण एक से होंगे। क्यों? हमने आवर्त सारणी गुणों के आधार पर बनाई, उसमें लिखा है कि आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक की आवर्ती फलन होती है, यानी हमारी पूरी आवर्त सारणी मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु क्रमांक के आधार पर है। हर खाने में जो तत्व आ रहा है, मान लो किसी खाने में यूरेनियम आया तो ये तो एक ही खाने में जाएंगे, 92 हैं, जब एक ही खाने में जाएंगे तो इनके गुण एक से होंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता एक सी होगी, इनका सब चीजें मतलब जब गुण रासायनिक गुण सब भौतिक गुण रासायनिक गुण एक से हैं तो इन्हें अलग करना कठिन क्रिया है, हम इन्हें अलग नहीं कर। कैसे पहचानोगे? यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 238। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहली यूरेनियम 235 का तो विखंडन आसानी से हो जाता है, यूरेनियम 238 का विखंडन आसानी से नहीं। और जो हम यूरेनियम लाएंगे बाजार में से या खनिज पदार्थ निकलेगा उसमें केवल 0.07% यूरेनियम 235 है, बाकी 99.3% कौन है? कुछ गलत लिख गए, 99.93, तो अभी भी गलत लिखा, 0.7% जो है जे सही लिखा था। इतने परसेंट यूरेनियम 238 है, तो इसकी मात्रा इतनी कम है कि अगर हम इसका ही विखंडन करेंगे केवल तो हमें बहुत कॉस्टली पड़ेगा, क्यों? इतना हमें पदार्थ फेंकना पड़ेगा। अगर हम केवल इसका विखंडन करें, हम किसी तरह से यूरेनियम 235 परासरण विधि द्वारा इत्यादि द्वारा हम अलग कर ले, लेकिन इसकी मात्रा क्या है? कम है, तो ये पदार्थ हमें यूरेनियम 235 बहुत महंगा पड़ेगा और यह क्या होगा? सस्ता पड़ गया। अब हमें इसका विखंडन करना है तो न्यूट्रॉन की ऊर्जा में नियंत्रित करनी पड़े, तो ऐसी स्थिति में हम यूरेनियम 238 का ही विखंडन करने का प्रयास करें, जिससे क्या हो जाए? हमें यह क्रिया क्या पड़ने लगे? सस्ती पड़े। अगर हम विखंडन से ऊर्जा जो मिलेगी वो हम क्या है? बहुत अच्छे कार्यों में प्रयोग, नियमित ऊर्जा लेंगे, क्यों? दोनों चीजों में प्रयोग कर सकते हैं विखंडन की, तो हम अच्छे कार्यों के लिए ऊर्जा कब मिलेगी? जब विखंडन होगा तो हम चाहेंगे सस्ता विखंडन हो, महंगा विखंडन क्यों चाहेंगे? अगर महंगा करना चाहेंगे तो हमें एनर्जी महंगी मिलेगी, लाइट विद्युत महंगी मिलेगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं, हम तो सस्ते, तो इसका हम विखंडन नहीं करें। हम विखंडन किसका करें? यूरेनियम 238 का। इसके लिए हमें मंदगामी न्यूट्रॉन चाहिए। कौन से गामी? जिनकी ऊर्जा 1 MeV से क्या हो? कम हो। कितने MeV से कम हो? 1 MeV। तो हम यहाँ पे पहले इस विखंडन कराने के लिए, इसका तो किसी भी न्यूट्रॉन से हो जाएगा, लेकिन इसका मंदगामी न्यूट्रॉनों से ही हो सकता है विखंडन, तो हमें न्यूट्रॉनों की ऊर्जा को क्या करना है? कम। तो न्यूट्रॉनों की ऊर्जा कम करने के लिए पहला विकल्प हमारे पास है, न्यूट्रॉनों को ऊर्जा कम करने के भारी जल ग्रेफाइड की छड़ में से न्यूट्रॉन को गुजार दें। जो न्यूट्रॉन हमारे पास है उसे ग्रेफाइड से, तो ग्रेफाइड क्या करता है? न्यूट्रॉनों को मंदगामी बना देता है। मंदगामी न्यूट्रॉन बन जाएगा। ये कौन सा गामी था? तीव्रगामी। किसमें कन्वर्ट हो गया? मंद, यानी जो मंदक का काम करता है। किसका काम करेगा? मंदक। 1 MeV से ज्यादा ऊर्जा वाले भी न्यूट्रॉन होंगे, उन्हें मंदगामी कर देगा, और जब ये मंदगामी कर देगा, इस यूरेनियम पर डालेंगे तो यूरेनियम 238 का आसानी से विखंडन हो जाएगा। फिर से एक बार कठिनाई को समझें। सबसे पहले हमने केवल इतनी सी बात कही कि नाभिक के विखंडन के लिए हमें मंदगामी न्यूट्रॉन चाहिए। क्यों चाहिए मंदगामी? यूरेनियम 235 का तो कर लेंगे विखंडन कोई से भी न्यूट्रॉन, लेकिन यूरेनियम 238 का विखंडन तीव्रगामी न्यूट्रॉन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मंदगामी न्यूट्रॉन। और यूरेनियम जो मिलता है उसमें यूरेनियम 235 की मात्रा बहुत कम है, जबकि यूरेनियम 238 की मात्रा बहुत। अगर हम केवल इसका विखंडन करेंगे, इन्हें छोड़ देंगे, तो हमें यूरेनियम बहुत महंगा पड़ेगा। क्यों? अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा हो गया, विखंडन किया हमने, इसी का विखंडन हुआ, ये तो शेष फेंकना पड़ेगा हमें, तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा यूरेनियम पहले ही से कॉस्टली है, बहुत कम जगह पाया जाता है। कनाडा जैसी विकसित देशों में
यूरेनियम पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए ये विकसित हैं पहले, क्योंकि इनके पास ईंधन है। ईंधन माने वह पदार्थ जिसका एनर्जी ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाए। तो कनाडा इत्यादि देशों के पास क्या है, नाभिकीय विखंडन के लिए पर्याप्त यूरेनियम इत्यादि जैसे पदार्थ है। वहां के जो मिट्टी है, वहां के नीचे यूरेनियम मात्रा ज्यादा है, इसलिए वो विकसित पहले ही से हैं। वहां की अर्थव्यवस्था अलग है, हमारे यहाँ ये चीजें नहीं है, तो हमें उनसे क्या करना पड़ेगा, इसे खरीदना पड़ेगा। खरीदेंगे तो पैसा देंगे, हमारा पैसे का वे उपयोग करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो हमसे ज्यादा मजबूत होंगे, इसीलिए वो विकसित हैं। तो यूरेनियम जो है, अब हम यूरेनियम लाए और इसका विखंडन किया, पहले ही हमें खरीदना पड़ा और फिर फेंकना भी पड़ा, तो हम इसका तो उपयोग ही नहीं कर पाए। तो हम जो चाहते हैं पहली नाभिकीय विखंडन यूरेनियम 238 का भी विखंडन हो। इसके लिए हमें मंदगामी न्यूट्रॉन चाहिए। तो हमने क्या किया, न्यूट्रॉनों की गति मंद करनी थी, हमने ग्रेफाइट या भारी जल, या कौन सा जल, भारी जल D2O, ड्यूटेरियम से बनता है, ठीक है। H2O तो हल्का अपना नॉर्मल है, जो भारी जल ले लिया, इसके से हमने क्या किया, न्यूट्रॉन की गति को क्या कर लिया, मंदगामी कर लिया। जब ये मंदगामी हो गई तो यूरेनियम 238 का भी हम विखंडन करने लगे। एक कठिनाई तो यह समाप्त हो गई सबसे बड़ी। तो हमने क्या किया, दोनों यूरेनियम 235 का भी विखंडन करेंगे और 238 का। अब 238 का विखंडन करेंगे तो हम कोशिश करेंगे 238 से हम 235 भी बना लें। 238 को हम काय में कन्वर्ट कर लें, एक विकल्प हमारे पास यह भी तो है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी भी भट्टियां बनाएंगे जो 238 को किस में कन्वर्ट कर दें, 235। अभी इन भट्टियों को क्या कहेंगे वो आगे समझते हैं अपन, ठीक है। एक तो कठिनाई यह थी सबसे पहली कि हमें न्यूट्रॉनों को क्या करना था, मंदगामी। क्या करें, पहले से एक को तो अलग कर लें, एक विधि तो जो हो गई हमारे पास। दूसरी विधि क्या हुई, हम इसके विखंडन के लिए न्यूट्रॉनों को क्या कर लें, मंदगामी कर लें। एक बढ़िया चीज और बना ली हमने कोशिश की ऐसी भट्टियां तैयार कर लें जो यूरेनियम 238 को 235 में कन्वर्ट कर दे। देखो यहाँ पे हमारे पास नाभिकीय भट्टी जो होंगी, अभी हम पढ़ाएंगे, वो 3 प्रकार की होंगी। जब पढ़ाएंगे नाभिकीय भट्टी तब वहां इसको हम जरूर एक होगी तापीय भट्टी, जिसमें हम केवल और केवल यूरेनियम 235 का क्या करेंगे, विखंडन करेंगे। सीधी हमें क्या प्राप्त होता जाएगी, ऊर्जा प्राप्त होती जाएगी, हम उसका प्रयोग कर लेंगे। दूसरी क्या होगी, प्रजनन भट्टी, प्रजनक। जब हम नाभिकीय भट्टी पढ़ाएंगे तब जरूर इस बात को फिर एक बार चर्चा करेंगे। कौन सी भट्टी, प्रजनक। वो क्या करेंगी, ये यूरेनियम 238, 239, थोरियम इत्यादि को किस में कन्वर्ट करेंगी, यूरेनियम 235 में बदलने हम उन्हें, और फिर हम उनका विखंडन करें तो बदलने में भी ऊर्जा प्राप्त होगी, इसलिए उन्हें भट्टी कहा गया। अभी आगे जब पढ़ेंगे तो इस बात को हम फिर एक बार रिपीट, नाभिकीय भट्टी अभी नहीं पढ़ाई, तो नाभिकीय भट्टी जब हम उसमें पढ़ाएंगे तो इस बात को जरूर मेंशन करेंगे। भट्टी 3 प्रकार की होंगी, एक होगी हमारे पास तापीय भट्टी, प्रजनक भट्टी और मध्य भट्टी, ठीक है। 3 प्रकार की भट्टियों का प्रयोग करेंगे। तो उधर एक में हम क्या करेंगे, प्रजनक भट्टी में क्या करने वाले हैं, हम यूरेनियम 235 बना लेंगे 238 से, यूरेनियम 238 से क्या कन्वर्ट कर लेंगे, 235। या कोई दूसरे पैलेनियम 239, PU 239 होता उसका, PU 239 को हम पहले यूरेनियम 238 में बदल लेंगे, फिर हम उसका विखंडन कराएंगे। तो प्रजनक बनाया उसने, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या किया, सॉरी, नाभिकीय विखंडन के लिए विखंडित पदार्थ ईंधन का क्या किया उसने, निर्माण किया, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, प्रजनक भट्टी।